बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में हम अनुसंधान की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आज निदर्शन पद्धति, प्रतिचयन विधि या सैंपलिंग मेथड का अध्ययन करेंगे। देखिए, निदर्शन या सैंपल सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है। किसी भी प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को यह तय करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करेगा अथवा उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधित आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं। एक तो सहगणना विधि और दूसरा होता है निदर्शन विधि। सहगणना विधि को अंग्रेजी में सेंसस मेथड कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब अनुसंधानकर्ता संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है तो वह सहगणना विधि कहलाती है। वह उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई अथवा प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमारे देश में प्रति 10 वर्ष बाद की जाने वाली जनगणना सहगणना विधि का उदाहरण है। इसका दूसरा तरीका है जब सामाजिक अनुसंधान में समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया जाता है और उनके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है, तो इसे निदर्शन विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी महाविद्यालय के छात्रों की समस्या के बारे में विचार जानना चाहते हैं तो सभी विद्यार्थियों का अध्ययन न करके उनमें से कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को द्वारा यदि तथ्य एकत्रित करते हैं तो वह निदर्शन पद्धति कहलाती है। जो सहगणना विधि है उसकी उपयोगिता की जब हम बात करें तो इसके निम्नलिखित उपयोग या गुण पाए जाते हैं। सहगणना विधि का उपयोग ऐसे अनुसंधानों के लिए किया जाता है जिनका क्षेत्र सीमित हो, जिनमें विविध गुणों वाली इकाइयां हों, जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना आवश्यक हो तथा जहां परिशुद्धता की अत्यधिक मात्रा अपेक्षित हो और जहां अनुसंधानकर्ता के साधन पर्याप्त हो, तब सहगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। सहगणना विधि में कुछ लिमिट्स पाए जाते हैं या सीमाएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली सीमा है विशाल क्षेत्र। जब अनुसंधान का क्षेत्र विशाल एवं विस्तृत हो तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सहगणना के स्थान पर निदर्शन पद्धति का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसकी सीमा है वह है खर्चीली विधि। सहगणना पद्धति से अध्ययन करने में अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकांशतः सरकार द्वारा जनगणना आदि के लिए ही किया जाता है। सहगणना विधि की जो अगली लिमिटेशन है वह है अधिक समय की आवश्यकता। सहगणना विधि में सभी इकाइयों से संपर्क करना आवश्यक होता है, जिसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। अतः कम समय में अध्ययन के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। सहगणना विधि की अगली सीमा है व्यापक संगठन एवं श्रम की आवश्यकता। इस विधि द्वारा सूचनाएं संकलित करने के लिए कई अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है। साथ ही एक व्यापक संगठन बनाना भी आवश्यक है। जब अनुसंधानकर्ताओं की कमी हो तो इस विधि के स्थान पर निदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। सहगणना विधि की जो अगली सीमा है वह है अनुसंधान की प्रकृति एवं उद्देश्य। यदि किसी अनुसंधान में इकाइयों में बहुत अधिक सजातीयता हो तथा निदर्शन विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में बहुत अधिक अंतर न हो, तब भी सहगणना विधि का उपयोग अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है। इस प्रकार से
सहगणना विधि का सहगणना विधि के गुण एवं उसकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। धन्यवाद।